चलो टाइप वन क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे टाइप टू वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको ज़रा देखते हैं, एक मिनट। टाइप वन सर कौन सी सिंपल एक्सपेंशन वाले? टाइप वन में ये होता है, उससे बस कॉफिशेंट्स वगैरह आपसे निकलवाने होते हैं, या वो आपको कह देगा कॉफिशेंट दिया होगा किसी उस टर्म का एक्स एक्स स्क्वायर या एक्स एक्स क्यूब वाली टर्म का, और वो कहेगा आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे ना आपने एक, हाँ आपने ये कल वाली क्लास में कराए हुए हैं ना? सही। कौन सी वाली क्लासेस? कल वाली क्लास में आपने ये कराए हुए हैं ना, हाँ हाँ, कल वाली टाइप्स क्लास में वाले? मैंने करा, ये रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड की हुई है इसकी, तो वो भी देख सकते हो। तो जो मेरे पास आ गई, जो नोटिफिकेशन आ गई तो वो मैं देख लूँ। आपकी स्क्रीन वैसे नहीं शो हो रही, ये शायद अपना ही। अच्छा, अब ना हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं टाइप टू के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला आता है, उसके थ्रू हमने ना इसको यहाँ पे करना होता है। तो लेट्स सी दीज एज वेल। ये आपके पास आ जाएगा टाइप टू सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही अभी। क्वेश्चंस। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। आ गई। अच्छा चलो, अब टाइप टू क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे। आपके पास एक ना, आपने करना क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर टर्म आपने निकालनी होती है। अब जितने भी हमने पीछे टाइप वन के क्वेश्चन देखे हैं, उसमें क्या होता था, उसमें आपने एक्सपैंड करनी होती थी पूरी की पूरी टर्म। और आप कहते थे कि आपने एक्सपैंड करना है एक्स स्क्वायर तक, आपने एक्सपैंड करना है, या आपने एक्स थ्री इंक्लूडिंग एक्स थ्री तक एक्सपैंड करना है, या एक्स फोर तक एक्सपैंड करना है। तो आपको सारी जो एक्सपेंशन थी वो आपको दिखानी पड़ती थी। अगर एक्स फोर तक आप एक्सपैंड करो तो एक्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, यहाँ तक आप सारी एक्सपेंशन दिखाओगे। लेकिन व्हाट इफ हमने खाली सिर्फ एक जो टर्म है वो हमने निकालनी हो, उसकी हमने टर्म निकालनी हो, आपने एक्स थ्री की टर्म निकालनी हो, आपने फिफ्थ टर्म निकालनी हो, या आपने, आप कह लो कि आपने एक्स टू की टर्म निकालनी है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है, और इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ताकि हम फिर इसको कर लें। पहले पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये फार्मूला क्या कहता है, आपके पास यहाँ पे आता है टी एंड देन आर प्लस वन आता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है ए आ जाता है, एंड देन ए एन माइनस आर, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है बी आर आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो ए और बी हो गया, ये इक्वेशन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे भी प्लेस करनी होगी। तो यहाँ पे एक हम सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सवाल इसके होते हैं वो किस तरह के आते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आप कैलकुलेट कर लो जो सेकंड टर्म आ रही है ना, सेकंड टर्म आप कैलकुलेट करो। एक इक्वेशन आप मैं देता हूँ आपको उसके अंदर। तो ये यहाँ पे कहता है कि फाइंड फाइंड द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ टू प्लस, आप कह लो कि यहाँ पर आ जाएगा y, एंड देन रेज टू दी पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है। तो व्हाट वी वुड डू इज के यहाँ पे हम t लिखेंगे। अब जो r हमारे पास होता है, r हमारे पास बेसिकली क्या होता है, r हमारे पास ना जोन सी हमने यहाँ पे टर्म कैलकुलेट करनी होती है। अब ये जो यहाँ पे r प्लस वन जो पूरी ब्रैकेट यहाँ पर आ रही है ना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही होती है टर्म नंबर। तो जौन सी टर्म नंबर आपने फाइंड करनी होती है ना, ये r प्लस वन उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब r प्लस वन मस्ट बी इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो r प्लस वन होगा वो यहाँ पे किसके इक्वल टू हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा टू के। अब आप r को कैलकुलेट कर लो, r आपके पास क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। r वन आ गया, अब इसको यहाँ पे आप बस प्लेस कर लो, तो वन प्लस वन आ जाएगा। ये वैसे ही रिडंडेंट सा एक स्टेप था, लेकिन पहली दफ़ा क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने समझा। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा n, और n की वैल्यू आपके पास 8 है, एंड देन आपके पास आ जाएगा c, और फिर आपके पास आ जाएगा r वन आ जाएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पे a आएगा। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, और ऊपर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 8 आ रहा है, और माइनस आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, r आ रहा है जो कि 1 है आपके पास। और जो b है यहाँ पे, b आपके पास बन जाएगा y, और जो r की वैल्यू है वो आपके पास वैसे ही 1 आ रही है। तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म टू बन रही है, टर्म टू आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 8c1। आपको पता क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक है।
तो 8c1 1 जो होता है वो आपको 8 ही देता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। एंड देन 2 रेज टू द पावर 7 जो होगा वो आपके पास 128 देगा आपको। एंड देन दिस मस्ट बी इक्वल टू वाई। तो इसका जो फाइनल आंसर है हमारे पास हो जाएगा 128 इंटू 8 1024 वाई आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8c1 क्यों आया? ये 8c1 क्यों आया, बिकॉज देखो यहाँ पे फॉर्मूले में उन्होंने दिया हुआ है एन सी आर आएगा यहाँ पे, तो एन की वैल्यू 8 है और जो आर की वैल्यू हमने ऊपर से कैलकुलेट कर ली 1 आ रही है, तो यहाँ पे 8c1 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने नहीं देखा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अब अभी तो उसने हमें क्या चीज़ कही है, उसने कहा कि 1 आप and फर्स्ट then टर्म फाइंड 2 कर लो, की या वो पावर कहता है आपको सेकंड टर्म फाइंड कर लो, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो। अब इस तरह के भी क्वेश्चन वो कहता है, वो आपसे कहेगा कि फाइंड दी x3 टर्म, लेट्स सपोज x2 जो टर्म आ रहा है वो आप फाइंड कर लो। ठीक है, तो इस तरह करके आप कर सकते हो। ये वाला जो पहले वाला पार्ट है ना, ये नॉर्मली एग्जाम के अंदर टेस्ट होता भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे मैं, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब जो यहाँ पे मैं चीज़ बताने लगा, ये बहुत अच्छी खासी टेस्ट होती है एग्ज़ाम के अंदर, और इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको भी आएंगे। तो यहाँ पर वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि लेट्स सपोज फाइंड एक्स स्क्वायर टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, आप कह लो लेट्स सपोज 2x एंड देन प्लस 2 और रेज टू द पावर आप कह लो इसके ऊपर आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो व्हाट यू कैन डू हेयर इज, आप ऐसे कर सकते हो कि 8 माइनस आर, आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो टी आर वाला फार्मूला आ रहा है ना, उसको एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टी आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा r प्लस 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एन सी आर। एन आपके पास 5 है, सी आर एज इट इज़ आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 2x है, और जो 2x है आपके पास वो क्या आ जाएगी 5 माइनस आर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 माइनस आर आ जाएगा, और जो लास्ट आपके पास यहाँ पर ये b की वैल्यू है वो भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, एंड दिस शुड बिकम 2r। ठीक है, तो ये आपके पास 2r बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जो r की वैल्यू आ रही है ना, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसने आपको कहा कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप यहाँ पर ना 5cr को एज इट इज़ लिखो, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 5 माइनस आर, 2 और x को ना आप सेपरेट आउट कर लो। अब इसको सेपरेट आउट क्यों करना है ये मैं अभी बताता भी हूँ कि कैसे होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस आर, एंड देन x को भी आप ऐसा करो सेपरेट कर लो, तो यहाँ पर x हो जाएगा आपके पास, और ये भी आपके पास आ जाएगा 5 माइनस आर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर आर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो x की यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो 5 माइनस आर के इक्वल्स टू आ रही है। तो आप ऐसा करो, ये जो आपके पास ये वाली यहाँ पर चीज़ आ रही है ना x 5 माइनस आर, इसको आप इक्वल्स टू कर लो x स्क्वायर के, बिकॉज आपने x स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसको जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आंसर आ रहा है, तो आप 5 माइनस आर को आप इक्वल्स टू कर सकते हो 2 के, और जो r की वैल्यू है आपके पास वो बन जानी चाहिए 3 बन जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आप आर की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसका असल मसला होता है। मैंने लंबा से यहाँ पे मेथड करवाया, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको देखते साथ पता लग जाएगा। आपने टी आर वाला फार्मूला लगाया, आपको आपने ऊपर देख लिया कि एक्स के ऊपर आपके पास 5 माइनस आर आ रहा है, आपने फाइंड x2 करना है, तो आप 5 माइनस आर को 2 के इक्वल्स टू कर दो। अगर वो यहाँ पे x2 की जगह वो कहता है x3 को आपने फाइंड करना है, तो 5 माइनस आर को 3 के इक्वल्स टू कर दो। अगर वो कहता है x4 को करना है, तो 5 माइनस आर को x4 के इक्वल्स टू कर दो। तो इस तरह करके आप आर की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जिस तरह हमने ऊपर वाला पार्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 + 1 इक्वल्स टू 5c3, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, ऊपर आपके पास यहाँ पर फिर आ जाएगा 2x, और ये जो होगा ये आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 3, एंड देन एंड पर आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास बन जाना चाहिए r बन जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू 3 है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको 5c3 को कैलकुलेटर में पुट करो, 5 लिखो, एंड देन शिफ्ट डिवाइड करो, एंड देन 3 लिखो, तो आपके पास 10 इसका आंसर आएगा। और जो
2 रेज टू द पावर 2 है उसका 4 आ जाएगा, 40 हो गया, एंड देन 2 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करवा 320 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है 320 एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास जो होगा ना, ये फिर आपका फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी और ये बस आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझ आ गई सर। इस तरह का जो और क्वेश्चन आता है वो हमें कहता है कि आप फाइंड करो, फाइंड दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस तरह की वो यहाँ पे ना एक वर्डिंग वगैरह यूज़ करता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इससे क्या मतलब है उसका। तो यहाँ पर वो हमें कहता है कि फाइंड द टर्म independent of x in the expansion आपके पास लेट्स सपोज आ रही है यहाँ पर x प्लस आप कह लो 1/x। अभी बहुत सिंपल सी इक्वेशन मैंने लिखी है, बट एज लॉन्ग एज वी नो हाउ टू डू इट इट्स ऑल गुड। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपके पास पावर लेट्स सपोज जो है ना, पावर आपके पास आ जाती है 5 आ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ योर पावर, और यहाँ पे अब उसने क्या किया है, हमने फाइंड करना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कांस्टेंट वाली हमने टर्म फाइंड करनी है, और इसका बेसिकली क्या मतलब है कि हमने एक्स ज़ीरो की जो टर्म है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो ये बस यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट का यहाँ पे मतलब है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ कि अगर खाली हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर भी हम वो जो टी आर वाली चीज़ है ना वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्विक मेथड करूँगा। यहाँ पे आपके पास जो टी आर है वो आपको वैसे तो ये वाला भी जो स्टेप में करने लगा ये भी करने की ज़रूरत है, इसको आप देख सकते हो। खाली टी आर प्लस 1 बन जाएगा इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5c आर, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x5 माइनस आर, एंड देन आपके पास आ जाएगा 1/x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रेस टू दी पावर आप इसको कर सकते हो आर के, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ना 2x की टर्म्स आ गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है। अब हमने क्या करना है, खाली जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, खाली हम इस वाले x की टर्म को कंसिडर करते हैं 5 माइनस आर को। इसमें वी नो लॉन्गर हैव टू कंसिडर दिस ओनली, वी हैव टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ पावर फॉर दिस एज वेल, और कॉम्पोजिट जो हमारे पास पावर है ना उसको फिर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको इकट्ठा कर लो, तो आपके पास ये इस तरह करके आ जाएगा। ऊपर आपके पास आ रहा है 5 माइनस आर, और नीचे आपके पास ये आ रहा है 5 आर आ रहा है, और इसको आप इक्वल्स टू कर दो x0 के। अब इसको ऊपर लेके चल जाओ माइनस आर को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 2r इक्वल्स टू x0। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर जो 5 माइनस 2r आ रहा है ना इसको आप इक्वल्स टू कर दो 0, तो आपके पास जो r की वैल्यू बन जाएगी, r की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर बन जाएगा 5/2। तो ये आपके पास फिर आर का आंसर आ जाएगा। अब इसकी जो टर्म है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 5/2 प्लस आपके पास 1 बन जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा 5c आर की वैल्यू, बल्कि 5/2 ही आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पर ना ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना लिया। वैसे नॉर्मली मुझे नहीं लगता ये जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू हमेशा आपके पास इंटीजर में ही आती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने से क्वेश्चन बनाया ना तो इस वजह से थोड़ा सा वो गलती हो गई है। लेकिन एक मिनट मुझे देख कंफर्म भी करना दो। अगर मैं 5c 2.5 करूँ, हाँ यहाँ पे ना मैथ एरर आएगा, क्योंकि आप जैसे ही 5c 5/2 करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे आ ही मैथ एरर जाएगा। ये आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा, अगर आप ऐसा करो कि इसको x स्क्वायर हम ले लें फिर क्या होता है 5/3, नहीं दैट डजंट वर्क एज वेल। या अगर हम 6 ले लें, अगर सर हम पावर को 6 ले लें, x/5 हम इसको वो भी ले लेना, क्या कहते हो x/5 अगर हम ले लें इसको, तब भी मेरे ख्याल में n की
एन की वैल्यू अगर हम 6 ले लें, हाँ 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 बताएं। 4 कर लें, 6 कर लें, 4 करके ना यहाँ पे हमारे पास हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं x/4 आ गया। तो यहाँ पर भी x/4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4r हो जाएगा। तो ये जो 4r है ये फिर अब हमारे पास एक सही दुरुस्त आंसर देगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं 5 - 4r = x0 एंड देन = 0। बल्कि ये क्या हो गया, अच्छा ये 5r होगा। इसको हटा लो, ये आपके पास ना 5r है, ये भी 5r होगा, तो ये भी 5r है। अब ये क्या होगा, ये 5 वहाँ पे जाएगा और फिर ये कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 1 + 1 कर दो और यहाँ पर आपके पास आएगा 5c1 एंड देन a का जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगा x आ जाएगा। तो x एंड देन यहाँ पर आपके पास आएगा 5 - r और 1/x 4 आ रहा है और ये रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसका अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 5x4/x4। तो ये तो वैसे ही आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपके पास जो आंसर है, आपने फर्स्ट टर्म का आंसर फाइंड करना था और फर्स्ट टर्म का आंसर आपके पास आपके साथ कोई भी इसके साथ x नहीं है, तो वेरीफाई भी हो गया कि हम सही यहाँ पे वर्किंग करें एंड दिस डेफिनेटली गिव्स अस अ गुड रिजल्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। अब जो लास्ट आपके पास टाइप आती है वो आपके पास आती है यहाँ पर सब्सटीट्यूशन टाइप आती है, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपको वो पहले क्वेश्चन में लेट सपोज वो आपको कह सकता है कि फाइंड दी फर्स्ट थ्री टर्म्स जो आपके पास आ रही हैं वो आप फाइंड करो और उनको एक्सपैंड करो। और फिर वो आपको सेकंड पार्ट में क्या कहेगा कि आपने सब्सटीट्यूशन को यूज़ करना है और अपना जो पार्ट ए वाला आंसर है ना उसमें आपने इसको ऐड करना है और फिर आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है। अभी ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके पास्ट पेपर्स करके हम देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप्स जो आ रहे हैं। अच्छा एक मिनट दो बस मुझे यहाँ से कोई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं हम। टाइप 3 क्वेश्चन इसको आप कहते हो, ये आपके पास आ जाता है सब्सटीट्यूशन टाइप। ठीक है, अच्छा ये आपके पास आ गया सब्सटीट्यूशन टाइप और इसमें एक अगर क्वेश्चन जो है ना वो मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर हम इसको करते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान सा मेथड है, इतना इसके अंदर वो है नहीं हमारे पास प्रॉब्लम वगैरह। अच्छा अब यहाँ पर ना हमारे पास एक सवाल है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है और यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे पार्ट आ रहा है ना उसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू एक्सपेंड 1 + a5² इन असेंडिंग पावर्स ऑफ a अप टू एंड इंक्लूडिंग दी टर्म्स इन a3। तो ये जो असेंडिंग पावर वाली चीज़ है ये वैसे इस पर इतनी गौर करने की ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग पावर्स का आपको मतलब पता है क्या होता है, आपने 1 2 3 करके शुरू करना था, मतलब कॉन्स्टेंट पहले आएगा x0, पहले आएगा x, फिर x² एंड देन x3 एंड देन x4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास ना ये सारी जो चीज़ें वो कंटिन्यू होगी, तो इसको ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे आ जाएगा। और वैसे भी अब जो न्यू सिलेबस के क्वेश्चन है उसमें आई डोंट थिंक सो कि ये वाली चीज़ें असेंडिंग डिसेंडिंग वाली यूज़ होती हैं, तो आपको इतना परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर कह भी दे तो मुश्किल कोई बात नहीं है, कर लोगे आप लोग। अच्छा अब इसको क्या करना है, अब इसको आपने अप टू एंड इंक्लूडिंग टर्म यहाँ तक एक्सपैंड करा, तो टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन है ना वो आ गया और बी पार्ट में सब्सटीट्यूशन आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा हम देख लेते हैं। 1 आपके पास आ जाएगा 1 एंड देन अच्छा 1 + a raised to the power 5 आ गया
एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर 5c1 आएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पर आपके पास ये वाला 1 आ जाएगा। और इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, आपने इसको रिड्यूस करते जाना है। यहाँ पे आपके पास 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 1, और a के साथ आपके पास दोबारा से 1 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर आपने करना किस तरह, इंक्लूडिंग टर्म a3 तो कर लेते हैं 5c2 1 5 माइनस 2 एंड देन a स्क्वायर, एंड देन प्लस आपके पास आएगा 5c3 एंड देन 1 5 माइनस 3 एंड देन a3। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। अब इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके पास होगी 1 एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 5a आ जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 5a। और 5c2 जो आपके पास होता है वो मेरे ख्याल में 10 के इक्वल्स टू होता है। 10 आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई आप करवा दो 1 से एंड देन a से, a स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा 10a स्क्वायर। तो यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 10a स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5c3, ये भी 10 है बल्कि, तो ये भी यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा, एंड देन 10a3। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने क्या करनी है, आपने इन टर्म्स को सक्सेसफुली एक्सपैंड कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, हेंस एक्सपैंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए 5 इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन x एंड सिंप्लीफाइंग योर आंसर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें हमने इस तरह करना होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन आ रही थी ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज़ हमने यहाँ पे प्लग इन कर देना, जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ रही थी। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके पास थी 1 प्लस ए रेज टू द पावर 5 थी, और आपके पास यहाँ पे जो x प्लस एक्स स्क्वायर वाली जो चीज़ आ रही है वो भी आपके पास किसके इक्वल टू होगी, वो आपके पास इन टर्न इक्वल टू होगी a के इक्वल्स टू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो x प्लस एक्स स्क्वायर है ये आपके पास किसके इक्वल टू होगी, ये आपके पास हो गई है a के इक्वल्स टू होगी। तो जो भी यहाँ पे a का कंटेंट आ रहा था वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या कर दो, एग्जैक्टली यहाँ पे आप ना प्लग इन कर दो। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पर b पार्ट के अंदर आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो आपके पास a है वो इक्वल्स टू है x प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज आप साफ साफ देख सकते हो इसको डायग्राम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है, यही वाली सेम इक्वेशन लेनी है, बिकॉज ये प्रैक्टिकली सेम इक्वेशन है, 1 प्लस ए स्क्वायर ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्योंकि उसने क्या है हेंस एक्सपैंड, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको a कंसिडर कर लेना, और अगर इसको 1 प्लस ए आप कंसिडर कर रहे हो, इस चीज़ को वाकई में ए कंसिडर करें, तो इसका आंसर भी सारी सी बात है इसके इक्वल टू होना चाहिए। तो इसका जो ये आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख लो, बस जो आपके पास जहाँ जहाँ पर ए आ रहा है ना वहाँ पे आप ए की वैल्यू ऐड कर दो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा रेज टू द पावर 3 एंड देन ये आ जाएगा आपके पास रेज टू द पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे ख्याल में यहाँ पर जो आपके पास सेकंड वाली चीज़ है, क्योंकि आपने करना है इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स, तो एक्स तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इनकी तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो x3 वाली है तो इनको सिंप्लीफाई करने से भी घबराना नहीं है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपके पास 1 आ जाएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5x, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर, और इसको अगर हम एक्सपैंड कर लें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा x3 एंड देन प्लस x4 आ जाएगा। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर वाली चीज़ों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप ख़त्म कर दो, तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शुड गिव यू योर फाइनल आंसर, और आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ, पूछ लो मुझसे। मतलब यही फाइनल आंसर है सर? हाँ, ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर है। अच्छा बल्कि एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं हेंस एक्सपैंड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म
in x, simplifying your answer in ascending powers of x up to and including the term in x। वैसे कहा तो उसने यहाँ पे ना x की ही उसने बात की है, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे x ही आना चाहिए। लेकिन लेकिन जो मार्किंग स्कीम है ना, यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अंदर उसने एक्स स्क्वायर को भी इंक्लूड किया हुआ है, उसने x3 को भी इंक्लूड किया हुआ है, और वो प्लस प्लस आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन आई थिंक उन्होंने वैसे ही शो करने के लिए लिखा हुआ है, मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लेट मी कंफर्म दिस इज द केस इन योर आंसर टू फाइंड द कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है ना 1+5x ही होना चाहिए, बिकॉज इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू इंक्लूड ये जो एक्स स्क्वायर वाली आपके पास चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्टिल मार्किंग स्कीम यहाँ पे लिख देता हूँ इन केस दिस इज़ रॉन्ग, बट आई थिंक इट शुड बी इट, दिस शुड बी द फाइनल आंसर। लेकिन क्योंकि मार्किंग स्कीम में उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको क्या ही रिफ्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इट आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे ना प्लस प्लस कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ना यहाँ पे ज़रूरत है। आप खाली 1+5x तक लिख दो एंड इट शुड वर्क एज दिस, बिकॉज उन्होंने यही हमें कहा हुआ है इंग्लिश में, तो इसका यही वर्ड मीनिंग बनना है, इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x। तो उन्होंने कहा अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म x, मतलब अप टू x तक आपने लिखना है और x की टर्म जो आ रही है आपने वो इंक्लूड करनी है। तो यहाँ तक तो हमारे पास x ऐसे ही आ जाता है, और ये हमने लिख लिया, फुलफिल कर लिया 1+5x। इनका भी यहाँ पे 1+5x सेम आंसर आ रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने मार्किंग स्कीम यहाँ पे लिख दी है, इफ यू वांट रेफर टू दैट। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे बायनॉमियल के अंदर 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आ जाती हैं। आपके पास एक फर्स्ट टाइप आ जाती है, आपके पास सेकंड टाइप आ जाती है, एंड देन यू गॉट दी थर्ड टाइप। और इसके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है वो देख लेना, इसी तरह के जो पास्ट पेपर क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, बस थोड़ी सी उनकी जो वेरिएशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो अभी भी।